हेलो दोस्त, कैसे आप सब लोग। आज का जो वीडियो है इसमें हम इग्नू के MEG4 यानी ब्रिटिश ड्रामा के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉक वाइज हर एक ड्रामा से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और आपको उन्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि MEG में सबसे डिफ़िकल्ट होता है ब्रिटिश पोएट्री, लेकिन ब्रिटिश पोएट्री के बाद सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो चीज़ होती है वो होती है ड्रामा, क्योंकि इसको बहुत बार लोग ओवरलुक कर देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो सारा दिन पोएट्री में लगा देते हैं और इसीलिए हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन एक्चुअली ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है और इंटरेस्टिंग भी है, और अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से आंसर्स लिखेंगे, तो आपको इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ब्रिटिश ड्रामा में वो ये है कि इन लोगों का ऐसा कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि आप चाहे तो, जैसे कि नॉवेल्स में होता है कि आप कोई 5 या 6 नॉवल पढ़ेंगे तो भी पास हो जाएंगे। ये लोग कभी भी किसी भी ड्रामा से कितने भी पार्ट दे सकते हैं, और बिकॉज ये प्रेडिक्टेबल नहीं है इसीलिए ये ज़्यादा रिस्की हो जाता है, इसीलिए आपको सारे के सारे प्ले प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। और स्पेशली जब आपको RTC टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन, जहाँ पे वो किसी भी ड्रामा से आपको कुछ लाइंस दे देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये लाइन कब किसने कहाँ बोली है, ये कौन से प्ले से ली गई है, कौन इसका राइटर है, ये किस रेफरेंस में बोली गई हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ बतानी पड़ेंगी, लिखनी पड़ेंगी। तो अगर आपने ये प्ले नहीं पढ़ा है तो आपको डिफ़िकल्टी होगी उन सवालों का जवाब देने में। तो इसीलिए बेटर है कि आप सारे प्ले पढ़ें। ये प्ले आपको ईज़िली गूगल पे मिल जाएंगे, आप बस सर्च कीजिए, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेज हैं जो कि आपको यूट्यूब पे प्ले जनरेट किए हुए वैसे मिल जाएंगे। आपको इनकी ऑडियो बुक्स भी मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि MEG2 को कैसे प्रिपेयर किया जाए, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो भी बनाऊंगी। बट इस वीडियो में वी विल मेनली फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ईच ब्लॉक। तो अब मैंने ऑलरेडी आपको बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो हम शुरू करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से। जो कि क्वेश्चन पेपर आता है वो कैसे किस बेसिस पे होता है। तो एक जो हमारा क्वेश्चन है वो हमेशा होता है RTC वाला, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला, जिसमें आपको कोई भी 5 या 6 RTC वाले स्टैंजास आ जाएंगे, पैराग्राफ्स आ जाएंगे, या फिर डायलॉग्स आ जाएंगे, और वहाँ पे आपको उसमें से कोई भी जो 2 या 3 है वो चूज़ करके आपको बताने पड़ेंगे, उसके बारे में वो क्वेश्चन आपको आंसर करने पड़ेंगे। दूसरा वाला जो टाइप का क्वेश्चन है वो है Q&A, यानी क्वेश्चन लिखा रहेगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको वो ड्रामा से दे रहे हैं, जो स्पेसिफिक ड्रामा आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है उससे दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो उस पीरियड से रिलेटेड, जैसे कि एलिजाबेथन पीरियड या ट्रेजेडी या कॉमेडी बेस्ड क्वेश्चंस वो आपको दे सकते हैं। वो क्वेश्चंस भी मैं इसी वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगी, जब मैं सारे ब्लॉक्स कवर कर लूँगी। उसके बाद में जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो डिस्कस करूँगी। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है वो हमेशा होता है नोट्स का, जिसमें कि आपको कोई भी 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 नोट्स जो हैं कोई भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। वो मोस्टली किसी कैरेक्टर पे बेस्ड होता है कि आप इस कैरेक्टर के बारे में बताइए। अब आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर कौन से प्ले में था, तो इस सब के लिए अगेन आपको प्ले पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ से मैं ब्लॉक वाइज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताना शुरू करूँगी। और हाँ, एक बार मैं आपको वापस याद दिला दूँ कि एज़ यूजुअल मैंने इनके जो नोट्स हैं या जो टॉपिक्स है जो कि मैं यहाँ बोलती जा रही हूँ, ये सब चीज़ें मैंने मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड की हुई है। जो नोट्स है आप वहाँ से इनको ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और वहाँ से आप इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है। तो आप बिल्कुल वहाँ से चेक करना नहीं भूलिए। तो हम ब्लॉक 1 से शुरू करते हैं, जो कि है क्रिस्टोफर मार्लोव की डॉक्टर फॉस्टस। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसमें सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया है ट्रेजेडी ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। बहुत बार क्वेश्चन पुराने एग्जाम में आया हुआ है कि डॉक्टर मार्लो के डॉक्टर फॉस्टस के बेसिस पे आप जो रेनेसा का ये प्ले है, एक ट्रेजेडी है, उसके बारे में बताइए। उसके बाद इससे रिलेटेड है क्रिश्चियन फेथ, उसके बारे में और डॉक्टर फॉस्टस को कनेक्ट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर फॉस्टस स्टैंड्स फॉर द रेनेसा मैन और द ट्रेजेडी ऑफ द एस्पिरेशनल रेनेसा मैन। इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई कीजिए। इसके बाद क्योंकि ये ट्रेजेडी बेस्ड प्ले है तो ट्रेजेडी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि ट्रैजिक इरेजोल्यूशन इज द स्ट्रेंथ, कि क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस जो है वो कुछ भी रिजोल्यूट नहीं कर पाता, किसी भी चीज़ को लेकर वो पक्का नहीं बन पा रहा है, और यही उस प्ले की स्ट्रेंथ है। या फिर डॉक्टर फॉस्टस की जो ट्रेजेडी है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, या फिर दिस इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हीरोइज्म, इसके बारे में बताइए। फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है एज अ ट्रेजेडी ऑफ न्यूरोसिस एंड रिलेट इट टू द प्रेडिकमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी मैन। कंटेम्प्रेरी मैन के बारे में कैसे उसको आप ट्रेजेडी से रिलेट करेंगे उसके बारे में बताइए। फिर इसकी ट्रैजिक कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन कीजिए।
और फिर एक है डॉक्टर फॉस्टर अटेम्प्ट्स टू डिपार्ट फ्रॉम अ कॉमेडी ऑफ ईविल टू बिकम अ ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हीरोइज्म, कि ये कॉमेडी ऑफ ईविल से ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हीरोइज्म पे कैसे चेंज हो जाता है। फिर जो है मेफिस्टोफिलिस, जो इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था, उसका रोल क्या था, क्योंकि ये एक ग्रे शेड का कैरेक्टर है। इवन दो वो डेविल के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो फिर भी डॉक्टर फॉस्टर्स को आगाह करने की कोशिश करता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो नहीं कर सकता क्योंकि वो डेविल के लिए ही काम कर रहा है, बट इनडायरेक्टली वो उसको आगाह करने की कोशिश करता है। तो उसके रोल के बारे में बताइए। फिर इसी ब्लॉक में जो ड्रामेटिक पोएट्री है उसके बारे में बताइए। फिर इसके अलावा इसका बहुत ही फेमस डायलॉग है होमोफ्यूज विदर शुड आई फ्लाई, तो ये कहाँ पे कब किसने बोला, क्यों बोला, उसको पूरा एक्सप्लेन कीजिए। फिर है द स्प्लिट पर्सनालिटी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में आ सकते हैं। ये ऑप्शन में आते हैं, दो दो के ऑप्शन में, कि एक इस प्ले से आ जाएगा, एक दूसरे प्ले से आ जाएगा। तो आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये जो क्वेश्चन है मोस्टली 20 मार्क्स के होते हैं और इनका जो आंसर है आपको 400 वर्ड्स से ज़्यादा का नहीं लिखना है, तो सिर्फ 400 वर्ड्स लिखने हैं, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा इस चैप्टर से जो नोट्स वाले क्वेश्चंस हैं वो है हेलेन पे और द एगनी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस पे। ये नोट्स वाले क्वेश्चन है जो छोटे छोटे होते हैं, जो कि 200 वर्ड से ऊपर आपको नहीं लिखने होते हैं। जो नोट्स है सिर्फ 200 वर्ड्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये हमारा ब्लॉक 1 जो था वो हमने कंप्लीट किया। जो ब्लॉक 2 है वो हमारा विलियम शेक्सपियर ने लिखा था अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। शेक्सपियर का दूसरा भी प्ले है जो कि हमारा ब्लॉक 3 है, बट अभी ये जो कॉमेडी प्ले है इसके बारे में बात करते हैं। तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है ये बहुत ही एक कॉमेडी प्ले है, आपको हंसी आएगी, लेकिन उसके अलावा इसमें मेन प्रॉब्लम है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत सारी साइड बाय साइड स्टोरीज चल रही हैं। एक जो है नॉर्मल जो लेमैन है उनकी स्टोरी चल रही है, एक जो प्यार करने वालों की उनकी स्टोरी अलग चल रही है, और ऊपर जो भगवान है आसमान में या जो उनकी फेरीज जो भी गॉड थे उनकी स्टोरी अलग अलग चल रही है। तो इवन दो इट्स फनी, बट आपको सबको लास्ट में एक साथ लेके आना पड़ेगा, आपको सब कैरेक्टर्स याद रखने पड़ेंगे। अब क्योंकि ये एक कॉमेडी स्केच है तो इसमें कॉमेडी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि शेक्सपियरियन रोमांटिक कॉमेडी, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसका बेसिक प्लॉट। और फिर एक क्वेश्चन है कि हाउ डज शेक्सपियर ऑल्टर द कॉमेडी द रोमांटिक कॉमेडी फार्मूला इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो जैसे कि हर चीज़ का एक फार्मूला होता है, जैसे हमारी बॉलीवुड मूवीज़ है उनका भी एक वो टिपिकल चीज़ पे बेस्ड होती है कि ऐसा ऐसा होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो रोमांटिक कॉमेडी फार्मूला था उस टाइम पे जो चल रहा था, शेक्सपियर ने उसको अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में कैसे ऑल्टर किया, क्या उसमें चेंजेस लाए। फिर उसका एक ग्रैंड कॉरल सीन था जो कि हर्मिया और हेलेना के बीच में था, जबकि क्या होता है कि दोनों का जो हर्मिया के जो प्रेमी है वो दोनों हेलेना की तरफ चले जाते हैं, तो उनका बहुत बड़ा झगड़ा होता है। तो ये जो ग्रैंड क्वारल सीन है उसको एक्सप्लेन कीजिए। अब इसी प्ले में जो है एक प्ले विद इन द प्ले है, क्योंकि प्ले तो चल रहा है और इस प्ले के अंदर जो हमारे कॉमन मैन है वो लोग एक प्ले प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन कीजिए। फिर द रोल ऑफ मैकेनिकल्स, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, स्पेशली जो बॉटम है उसका जो मैकेनिकल्स का रोल है उसको एक्सप्लेन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन पॉइंट्स बिटवीन द मेन प्ले एंड द मैकेनिकल्स प्ले इन शेक्सपियर्स अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो अगेन वो जो मैकेनिकल्स का प्ले है उसके बीच में उसके बारे में आपको बताना है। फिर इसमें जो रोल ऑफ फेरीज है, ये जो फेरीज वाला क्वेश्चन है ये बहुत बार क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चन में आए और बहुत बार नोट्स वाले में आए, तो आपको दोनों कैसे प्रिपेयर करना, चाहे 200 वर्ड्स के लिए आए या 400 वर्ड्स के लिए, आपको अच्छे से लिखते आना चाहिए। फिर जो तितानिया और ओबेरॉन का प्लॉट है उसके बारे में बताइए, क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें बहुत सारे प्लॉट चल रहे हैं साइड बाय साइड। तो तितानिया और ओबेरॉन जो है ये वो वहाँ के भगवान जो थे उधर जो हो रहा था उनका वाला एक प्लॉट जो ऊपर चल रहा था साइड बाय साइड, उसके बारे में बताइए। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द पास्टोरल, और एक है द एलिमेंट ऑफ फैंटेसी इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो उनका फैंटेसी का एलिमेंट है उसके बारे में बताइए। फिर ड्रीम्स और उनका इम्पॉर्टेंस इस प्ले के बेसिस पे बताइए, क्योंकि इसमें सपनों में बहुत कुछ होता है तो उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए। फिर जो है जेंडर इश्यूज और शेक्सपियर ने इस प्ले में विमेन को कैसे ट्रीट किया है उसके बारे में बताइए। इसके बाद एक क्वेश्चन है सेलिब्रेटिंग लव विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इज इट एन एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मिडसमर्स नाइट ड्रीम। इस स्टेटमेंट को आपको बताना है कि ये सही है गलत है, या जो भी आपको उसको सपोर्ट में या उसके अगेंस्ट में जो भी आप कह रहे हैं उसे सपोर्ट, उस आपका जो आंसर है उसको सपोर्ट करते हुए आपको इसमें आंसर लिखने हैं। इसके बाद इस ब्लॉक से जो नोट्स रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि 200 वर्ड्स के आते हैं वो है बॉटम के ऊपर नोट्स, बियाट्रिस के ऊपर नोट्स, पक और हर्मिया, इनके ऊपर जो है नोट्स बनाने के लिए आते हैं। इसी के साथ हम आते हैं हमारे शेक्सपियर के ही तीसरा प्ले जो कि है हैमलेट, जिसके बारे में मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान होगा जिसने नहीं सुना होगा।
दिस इज़ अ वेरी फेमस ट्रेजेडी प्ले और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हैमलेट जो है, क्योंकि ये रिवेंज के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए इससे सारे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो रिवेंज या ट्रेजेडी को ही बताते हुए आएंगे। तो जो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है वो है हैमलेट की सोलोलॉजी के बारे में। तो सोलोलॉजी मतलब जो इंसान खुद से अपने आप से अकेले में बात करता है, जो हम खुद से होता है, हमारा खुद का सजेशन या एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं। तो मन में लेने की जगह अगर हम खुद से बात करेंगे तो सोलोलॉजी, तो उसके बारे में आपको बताना है। फिर एनालाइज हैमलेट एज अ रिवेंज प्ले, या फिर रिवेंज इज द सेंट्रल थीम ऑफ हैमलेट। अगेन रिवेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि उसका मेन थीम ये है। फिर ट्रेजेडी, क्योंकि ट्रेजेडी और मेलंकॉली भी इस प्ले में बहुत ज़्यादा है। तो ट्रेजेडी ऑफ अ मैन ऑब्सेस्ड विद मेलंकॉली, इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई कीजिए। फिर ट्रेजेडी ऑफ इरेजोल्यूशन एंड इनएक्शन, मतलब कि क्योंकि जो हैमलेट है वो डिसाइड नहीं कर पाता, वो रिजोल्यूट नहीं, वो डिसाइड नहीं कर पाता और वो कुछ एक्शन नहीं ले पाता, उसकी वजह से सारी ट्रेजेडी इस प्ले में होती है। तो उस चीज़ को आप जस्टिफाई कीजिए। फिर है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हैमलेट एज अ शेक्सपियरियन ट्रैजिक हीरो, कि शेक्सपियर का जो एक टिपिकल ट्रैजिक हीरो था ये उसके ऊपर है कि नहीं है बेस्ड। और अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, हमेशा जो आपने सुना होगा, हमेशा टू बी और नॉट टू बी, इसके ऊपर भी हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको आरटीसी वाले क्वेश्चंस में भी आ सकता है, हो सकता है वहाँ पे लिखा होगा, बट जैसे ही आप पढ़ेंगे टू बी और नॉट टू बी, यू ऑलरेडी नो कि ये कहाँ से लिया गया है, क्यों लिया गया है। और कभी कभी ये जो क्वेश्चन आंसर वाले हैं उस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि बस ये स्टेटमेंट दे के बोलेंगे इसको एक्सप्लेन कीजिए। इसमें भी प्ले विद इन द प्ले वाला जो ट्रिक है वो यूज़ किया गया है, क्योंकि हैमलेट जो है वो बाद में एक प्ले करता है जिससे कि वो पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके पापा का मर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। फिर हैमलेट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स क्लॉडियस, क्योंकि जो क्लॉडियस है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले का, तो उन दोनों के उनका जो एटीट्यूड था, हैमलेट का जो एटीट्यूड है उसकी तरफ, वो बताइए। फिर जो एक और क्वेश्चन है वो है लास्ट, जो है क्लॉडियस रादर देन हैमलेट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। प्रोटैगनिस्ट यानी जो हमारा मेन हीरो होता है किसी भी प्ले का, वो तो अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इवन दो हमारा जो प्ले है उसका नाम तो हैमलेट है और हर जगह हम हैमलेट की ही बात करते हैं सब जगह, लेकिन अब ये स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि हैमलेट की जगह असल में जो क्लॉडियस है वो हमारे इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है। तो इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है, इसको सपोर्ट करते हुए आपको अपना आंसर लिखना है। क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है, तो इसमें नोट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें जिन जिन कैरेक्टर्स के बारे में वो पूछते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ऑसरिक के बारे में, होरेशियो के बारे में, क्लॉडियस, गर्ट्रूड, ओफिलिया, लेट्स और हैमलेट का जो क्लैश है उसके बारे में नोट्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो शेक्सपियर वाला पार्ट है वो ख़त्म होता है। अब हम आते हैं ब्लॉक 4 पे, जो कि है बेन जॉनसन की द एल्केमिस्ट। अब ये जो द एल्केमिस्ट है इसमें भी काफ़ी कुछ हो रहा होता है, इवन दो आपको लगेगा कि फ़नी प्ले है, फ़नी तो है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली वो है उसके स्ट्रक्चर पे बेस्ड, कि ये प्ले का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताइए। फिर द यूज़ ऑफ एल्केमी इन द अल्केमिस्ट, इस प्ले में यूज़ ऑफ एल्केमी कहाँ कहाँ कैसे हुआ उसके बारे में बताइए। फिर एक क्वेश्चन है थ्रू सटल, सटल जो है ये एक कैरेक्टर है उनका, थ्रू सटल दैट बेन जॉनसन हैज़ एक्सपोज्ड एंड सटाराइज्ड द चीट्स एंड स्विंडलर्स। और सटल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो इसके ऊपर नोट्स या फिर जस्ट सटल के ऊपर आपको एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि उसके बारे में बताइए। तो आपको ऑब्वियसली सारे कैरेक्टर्स अच्छे से पता होने चाहिए। What makes The Alchemist so popular among theatre groups both in Elizabethan and modern age? Obviously हर चीज़ का, जैसे पोइट्री का भी, हर पोइट्री का एक एक एज होता है, प्लेस का भी एज होता है। तो जिस वक्त लिखा गया था वो एलिजाबेथन एज था, और अब जो है हम मॉडर्न एज की तरफ, मॉडर्न एज भी जो हमारा आ चुका है। तो ऐसा क्या है कि ये दोनों एज में बहुत ही ज़्यादा फेमस था। The issues with which he chose to deal were among the most deeply ingrained preoccupation of his age. Discuss with reference to Ben Jonson's The Alchemist. Again उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उसको आपका जो भी प्ले उन्होंने बोला उसे रिलेट करके उसको सपोर्ट करते हुए आपको एक आंसर लिखना है। The illusion of reality with regard to alchemy as the central motive. जो illusion of reality की जो सच का illusion, हमें जो सत्य और मिथ्या है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, और इस प्ले से लेके आपको लिखना है उसके बारे में। अगर आपको ये क्वेश्चंस मेरे बोलने पे समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो भी अगेन एज आई सेड बिफोर, आपको नोट्स में, मेरे नोट्स में ये सब मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सारे ये क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। उसके बाद जैकोबियन सोसाइटी के बारे में बताइए।
फिर बेन जॉनसन्स द अल्केमिस्ट अटेम्प्ट्स टू कैप्चर द स्पिरिट ऑफ हिज एज, वो अपनी एज का स्पिरिट कैप्चर करने की कोशिश करता है। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कीजिए। फिर ये जो प्ले है, क्योंकि ये एक सटायर है और एक कॉमेडी प्ले है, लेकिन सिर्फ हंसी वाला कॉमेडी, क्योंकि हाँ हाँ ही वाला नहीं, एक सटायरिकल कॉमेडी है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो सटायर के बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अ सटायर ऑन ह्यूमन फॉलीज एंड फोबल्स, सटायरिकल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, अल्केमिस्ट एज अ कॉमेडी ऑफ कैरेक्टर्स एंड इवेंट, और फिर जो स्विंडलर्स और ड्यूप्स हैं उनका रोल बताइए। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्लासिकल ट्रेजेडी इन विच यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन आर स्ट्रिक्टली फॉलोड। अब इसमें ये बेन जॉन्स का जो प्ले है, इसमें ये कैसे फॉलो हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। इसके जो नोट्स वाले क्वेश्चन है वो हैं जो चीट्स हैं और जो विडो क्विन है उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, तो आपको ये कैरेक्टर्स अच्छे से पता होने चाहिए। वाह, हम ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू हो गए हैं। तो जो हमारा 5th ब्लॉक है वो है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो अब ये भी एक कॉमेडी है और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा प्ले है, क्योंकि ये जो आदमी है, जो लड़का है, आयरिश लड़का, ये अपने पिताजी को खून करके आ जाता है। तो अब ये लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बचा रहा है, कोई फंसा रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। तो काफ़ी फ़नी सा प्ले है। तो अब ये भी कॉमेडी है, तो इसको कॉमेडी से लेकर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे आएंगे। जो हमेशा बहुत बार पूछा गया है वो है ये जो प्ले है एज अ एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी, यानी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट है ये प्ले। ये जो है दूसरा स्टेटमेंट वो ये है कि ये जो प्ले है इट्स नीदर अ कॉमेडी नॉर अ ट्रेजेडी, ना ही ये कॉमेडी है ना ही ये ट्रेजेडी है, इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए। फिर दिस प्ले एज अ बिल्डिंग्स रोमन यानी जहाँ पे हमें एक ही कैरेक्टर का ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, या फिर एक ही कैरेक्टर का जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिलता है, तो वो होता है बिल्डिंग्स रोमन। तो ये प्ले एक बिल्डिंग्स रोमन है, इस चीज़ को जस्टिफाई कीजिए। फिर क्योंकि कॉमेडी है अगेन, तो एज अ डार्क कॉमेडी, एज अ फोक प्ले, इस प्ले का टाइटल आप जस्टिफाई कीजिए, इसमें जो इमेजरी यूज़ की है उसको जस्टिफाई कीजिए। फिर एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि डिस्कस द रोल ऑफ J.M. Synge इन द आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो जो J.M. Synge है उसका जो आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट था, ये कैसे इस प्ले को रेफ़र करता है उसके बारे में बताइए। फिर इस प्ले के फार रेशियल एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए। और द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ अ प्ले अबाउट इंस्टिंक्टिव डिज़ायर टू रिबेल अगेंस्ट ट्रेडिशन, कि कैसे हम अपने जो पुराने ट्रेडिशन है उनके अगेंस्ट जाते हैं, हम कैसे उनको दूर करने की, उनको नकारने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में बताइए। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ अ प्ले अबाउट रिबेलियन, क्योंकि ऑब्वियसली उसने रेबेल किया है, तो उसके बारे में बताइए। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इलिस्ट्रेट्स द चेंज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमेडी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें हम किस चीज़ को फ़नी मानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेडिशनल जो हमारे प्लेस थे उसमें कभी भी अगर कोई लड़का अपने बाप का खून करके आया तो उसे हम कॉमेडी में नहीं लेंगे। बट क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में चेंजेस आते गए तो अब ये फ़नी हो गया, उस मतलब इस चीज़ पे लेकर उन्होंने एक फ़नी प्ले बनाया विच इज़ अ न्यू थिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी डिस्कस करूं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको लेके एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ। इसके अलावा जो इसके नोट्स रिलेटेड क्वेश्चन है वो है पिजीन के ऊपर, माइक, शॉन और क्रिस्टी, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनके ऊपर नोट्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट आधे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, लेकिन ये वीडियो जो है बहुत लंबा होता जा रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट ये काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसीलिए मैंने इसका सेकेंड पार्ट बना दिया है, जिसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो प्लीज़ वीडियो देखना ना भूलें।